अरुण सर देखिए, कहलाते वो लाट साहब हैं, लेकिन वो क्या है आपको पता है, केंद्र जो जो उन्हें अपॉइंट करता है उनके समक्ष उनकी क्या हैसियत है, वहां जरूर लाट साहब ही दिखाते हैं जहां विपक्ष है। मैं वही पॉलिटिकली एंगल से आऊंगा कि ये सारा कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ एजेंट की तरह काम करते हैं। जैसे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी वाला दौर था कि कुचल दो, दबा दो, और कई इसमें परिलक्षित है। विपक्ष आप राजनीति छोड़ दो, आप कोई, आपके लिए कोई स्पेस है नहीं, नहीं तो हम ऐसे कुचल देंगे, ऐसे मसल देंगे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जो है कि हम इसको जो हमें सूट करेगा वैसे हम लेंगे। सब पर आपकी राय। धन्यवाद संजीव जी। सबसे तो पहले मैं बड़े भाई रामशरण जोशी जी की इस बात से थोड़ी सी असहमति जताता हूं कि हम निर्वाचित तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। अरे भाई साहब, हम निर्वाचित तानाशाही के तले ही कुचले जा रहे हैं। आज ये निर्वाचित तानाशाही का ही दौर चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योग्यता का मापदंड आप देखिए, उनका जो बौद्धिक है उसको आप देखिए और उनकी जो बौद्धिक क्षमता उनको देखिए। उनको रिप्रेजेंट कौन करता है इस देश में, दुनिया में? नरेंद्र मोदी। कितना पढ़ा लिखा आदमी है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस, न चौथी का पता, न आठवीं का पता, न 10वीं का पता, कोई पढ़ाई नहीं पता है। मतलब जब संघ का चुना हुआ नेता जो है, जिसकी योग्यता पर सबसे बड़ा सवाल है, कोई नहीं जानता है, वो आदमी जब संघ का प्रमुख है, संघ का घोषित नेता है, संघ ने ही उनको आगे किया था, तो उसके बाद हमें और आपको उनके फैसलों पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एक अनपढ़ मूर्ख, वज्र मूर्ख भी कुछ चीजें सोच के करता है, कुछ सोचता है, समाज देखता है। लेकिन यहाँ यहाँ तो एक ही सोच है, और वो ऐसी सोच है जिसका कोई, आप उसमें कोई तारतम्य नहीं ढूंढ सकते। क्या आप कबीर और नानक को एक साथ बैठा सकते हैं? दूर मत जाइए। क्या आप दिनकर जी को जयप्रकाश जी के साथ बैठा सकते हैं? लेकिन हमारे महाप्रभु बैठा रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज, वो इतनी ताकत के साथ चीजें कर रहे हैं, खुद झूठ बोलते हैं, लाखों लोग नहीं करोड़ों लोगों को अपने साथ काम पे लगाते हैं, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, सब उनके नैरेटिव पे चल रहे हैं। जब चंद्रचूड़ जी ने गणपति का लड्डू खाया था तब तो सबने देख लिया, लेकिन गवई साहब कौन सा लड्डू खा के गए ये अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि वो उनसे आगे निकल गए, उनसे तुलना करनी पड़ रही है। दरअसल जिस दिन से नरेंद्र मोदी पहली बार, मैं बार बार कहता रहा हूं, मुख्यमंत्री बन के गए थे, तब गोधरा कांड से जो शुरुआत हुई, गुलबर्गा सोसाइटी में जो हुआ, और उसके बाद लगातार जो होता रहा, उसको, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कांग्रेस के जो अंतर विरोध थे, मैं उन दिनों गृह मंत्रालय कवर कर रहा था, चाहे वो समझौता विस्फोट हो, चाहे वो मालेगांव विस्फोट हो, वो सारी जो आपस में कांग्रेसी लड़े, उनको तब ये एहसास नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मौज कर गए तब, वो तो बाहर है, भुगत गांधी परिवार रहा है हर चीज के लिए, क्योंकि आधे अरुण जी, ज्यादातर कांग्रेसी। ये जो ये इस पे हम थोड़ा करें ना, जो आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो मैं हम वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ संजीव जी। कोई भी संस्था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी संस्था को, आज ये बात कोई नहीं मानेगा कि देश की राष्ट्रपति आपसे सीधे नहीं मिल सकती, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। और तो और भाजपा शासित राज्यों के राज्यपाल आपसे नहीं मिल सकते, मांगिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल से, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से, समय तब आपको पता लगेगा। हर चीज सेंट्रलाइज है। अब ऐसे में आप ये उम्मीद करें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी भावना क्या है, जैसा प्राचा साहब ने कहा, उनकी भावना बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन वही है ना कि आप बहुत अच्छे हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, फिर क्या मतलब है आपका? आप जो नजीर दे रहे हैं, आप जो फैसले दे रहे हैं, जो राय दे रहे हैं, वो अगर आम आदमी के काम नहीं आ रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहता है कि एसआईआर अवैध है, बिहार का एसआईआर रोका जाए, ये कहने में क्या तकलीफ थी? नहीं नहीं ये अरुण जी, इससे ये जो नहीं, निरंकुशता की बात है, ये कि संजीव आप जी, या तो अंकुश आप वही, निरंकुश। मैं वही कह रहा हूं कि जब आप एसआईआर पर इतनी चीजें आ गई सामने, आपको एक फैसला देना था, आप राय पे राय सुने जा रहे हैं। क्या क्या जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजेज
जो सबसे योग्य होते हैं तब वहां पहुंचते हैं। क्या वो देश में क्या हो रहा है इस पर उनकी नजर नहीं आती? और वो जो प्राचा साहब ने सबसे पहले कहा, ज्यादा समय नहीं हुआ है जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज आए थे, उन्होंने कहा था हम पर दबाव है। इन सारे संदर्भों को मिलाकर जब आप देखना शुरू करेंगे तब आपको पता लगेगा कि एक सुनियोजित षड्यंत्र जो गुजरात से शुरू हुआ, गुजरात का जो असली मॉडल था वो अब आप देख रहे हो कैसे सत्ता कब्जाई गई। बिहार में कुछ नहीं, मुंह बंद रहे किसका, लोगों का, उनको पैसे दे दिए, सत्ता छीन ली गई। ऐसे भी नहीं, थप्पड़ मार मार के। करो क्या करोगे आप देखिए, लालू जीते या हारे, हार तो लोकतंत्र गया ना, वोट किसके जाना है, लोग नहीं। लोगों ने अपना काम किया, लेकिन जब उनका मैंडेट जो है उसकी सिलाई कौन कर रहा था, वो टेलरिंग उसकी कर रहे थे ज्ञानेश कुमार, उसके डॉक्टर उनकी टीम के लोग थे। तो ये मैंडेट जो है टेलर्ड और डॉक्टर्ड है, और इसके बड़े डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने आप उस चुनाव के उसमें कभी भी पिछले 12 साल में इस देश के प्रधानमंत्री ने जो भाषाएं बोली हैं, बात हम राज्यपालों की और उन संवैधानिक संस्थाओं की कर रहे हैं जिनसे ये देश चलता रहा है। आज राज्यपाल जो बैठे हुए हैं वो बंगाल के गवर्नर ने क्या किया, या गवर्नर हाउसेस जो है नॉर्थ ईस्ट में अय्याशी के लिए पकड़े गए, सब किसके उसमें हुआ है? ये सारी चीजें हैं, किसने नीचे किया, कौन इन्हें नीचे लाया? क्योंकि सारे काम एक आदमी के इशारे पे हुए, और वो हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी। और वो उनकी पूरी पृष्ठभूमि जो है गुजरात के लोग सब जानते हैं। राज्यपालों को अपना काम करने के लिए भेजा जाए तो राज्यपाल काम करें। राज्यपालों को कुछ काम करना नहीं है इसलिए भेजा जाता है। उनको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो करना है जो ऊपर से कहा गया। सिर्फ आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, नहीं वो जब हम वो लोग जो उनके अधिकार में है, जो अपॉइंटेड राज्यपाल हैं, वो अपने काम वहां भी कर रहे हैं और वही कर रहे हैं। मैं एक सवाल करूंगा, मैं अगर आप करिए, कंप्लीट करें। मैं वो जो बात कर रहा हूं, जिस पर बात आई, जो प्राचा साहब ने शुरुआत की, कि बाबा साहब के संविधान को खत्म करना ही तो इनका मूल उद्देश्य है। उसी संविधान से तो इन्हें नफरत है, और उस संविधान को ऐसे लोगों के हाथ में पहुंचा रहे हैं, इनको कुछ नहीं कहेगा कोई। गवर्नर साहब ने कर दिया, राष्ट्रपति महोदय ने कर दिया, या चीफ जस्टिस ने कर दिया, प्रधानमंत्री का क्या रोल जी? कॉलर साफ, चल दिए झोला उठा के, बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कराएंगे लोगों से। ये जो काम है, हर संस्था का नाश किया। शैक्षणिक संस्थाएं देश की कहां पहुंच गई अभी। अब हर चीज के लिए तो राजभवन, राष्ट्रपति भवन, ये जो स्वयं सेवकों के अड्डे बने हैं, भगवान बचाए इस देश को इन लोगों से। बिल्कुल ठीक। अरुण जी, एक आपकी टिप्पणी में प्राचा पे खत्म करता हूं। आप मतलब बहुत एक मास्टर टिप्पणी कर दी, फिर मैं सुपर मास्टर में चले जाता हूँ प्राचा साहब। देखिए, मूल बात जो है कि जनता करेगी, जनता पर भरोसा है, जनता को आंदोलन करना है। जनता तो करेगी करेगी आखिर में, लेकिन जनता को किस तरह विभाजित करके, कभी इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि प्राचा जी और हम वर्षों से एक दूसरे को अगर जान रहे हैं, उसके बाद भी आज देश का मुखिया जिसने जनता में विभाजन की जो लकड़ी ठोकी है, मतलब जिसको कहते हैं कील नहीं, पूरा एक बांस ठोक दिया है विभाजन का, किसने किया है? ये प्रधानमंत्री ने किया है, और वो लाइन नीचे तक भेजी है। अखलाक के हत्यारे बरी हो जाते हैं, और जेएनयू के लड़कों को जमानत नहीं मिलती। ये सिस्टम कर रहा है। जब ये अत्याचार, ये अपराध देश का सिस्टम करेगा, कानून व्यवस्था करेगी, तब उसका हल इतनी जल्दी निकल आएगा, उसमें उम्मीद है। क्योंकि अगर जनता उठेगी, उससे पहले ये जनता को ही आमने सामने कर दिया इन्होंने। इससे पहले क्या लिंचिंग हुई थी? आजादी के समय जो हुआ वो हुआ, उसके बाद देश में दंगे वंगे अपनी जगह है, लेकिन सड़क चलते लोग नहीं मारे गए, नाम पूछ के नहीं मारे गए। ये इन्होंने 12 साल में किया है। अब इसके बाद जनता एकजुट हो जाए तो बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि उन्होंने इस देश की जनता को हिंदू और मुसलमान बना दिया है, सिख और ईसाई कर दिया है। इन्होंने ये किया है, देश के सत्ताधीशों ने ये किया है। उसमें चाहे आप संघ की भूमिका कर लीजिए, अगर नहीं होता, मणिपुर कितने दिन सुलगा? नहीं गए प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां ईसाई वर्सेस बाकी देश में मुसलमान और हिंदू के बीच में बात पूरी करेंगे, नहीं जाएंगे। आप देश के मुखिया हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, तो आप भैंस चोर को चोर करते हैं।
तो पहली चीज ये है कि जनता उठेगी, उससे पहले जनता को भीषण संग्राम खुद से करना पड़ेगा। इतना जहर इन्होंने बो दिया है और ये बहुत कठिन है, इतना ठीक आसान नहीं है।